अरे भैया धक्का काहे दे रहे हो यार, आ तो रहे थे पढ़ाने के लिए यार। और भाई क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। उड़ान बैच स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी बच्चों के लिए जो कि क्लास 10th में आ गए अभी नए नए। हाँ भाई क्या हाल है कैसा लग रहा है क्लास 10 में आकर के। यार तुम पास कैसे हो गए यार हाँ भाई, आप में से कौन कौन बच्चे नीव में थे लास्ट ईयर, एक बार फटाफट से बता देंगे। आज जन्मदिन नहीं है भैया, कल है यार, 11 को है यार, आज नहीं है। हाँ एडवांस में दे दो बर्थडे, वो सही है, वो सही है। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल। हाँ तो कौन कौन बच्चे भाई हमारे प्यारे ईट पत्थर थे, जरा बता देंगे एक बार, है ना। ईट पत्थर कौन कौन थे, है ना, एक बार जरा लिख देंगे। नीवियंस, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो नीवियंस। जो जो बच्चे नीव से थे लास्ट ईयर, जो जो बच्चे नीव से पढ़े हैं लास्ट ईयर, एक बार जल्दी से लिख दीजिए नीवियंस, है ना। हाँ तो मेरा बर्थडे है ना यार कल, इसलिए काला चश्मा लगा रखा है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर हमारे पास ये नॉर्मल वाला भी है, ये देखो, ये देखो, ये नॉर्मल वाला भी है यार, ऐसी क्या बात है ना। तो तुम बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है। काला चश्मा जचदा है कि नहीं जचदा अरे नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, नहीं थे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जस्ट वैसे ही पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर हमारे पास नीव बैचेस के अंदर थे, है ना। तो भाई बहुत 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 स्वागत है आप सभी का उड़ान बैच के अंदर, जो कि क्लास 10th का इस टाइम पर देश का सबसे बड़ा बैच है जो क्लास 10 बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना। यह एक एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड बैच है जिसकी आज फिजिक्स की पहली क्लास या साइंस की बोले तो पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है लाइट चैप्टर के साथ, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स शायद स्टार्ट हो चुके हो, है ना, और स्कूल्स के अंदर हो सकता है ऐसा कि केमिस्ट्री स्टार्ट हुई हो, है ना, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं मोस्टली स्कूल्स के अंदर। लेकिन मैं ये मानता हूं कि फिजिक्स वो जब भी स्टार्ट करेंगे तो लाइट से स्टार्ट करेंगे। हम लोग भी लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग लाइट को शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट चैप्टर आता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है और फिर लास्ट में आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है ना भाई। कुछ ऐसा ही है कि नहीं सर, प्लीज काला चश्मा पहन लीजिए, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है पहन लेते हैं भाई, जैसा तुम बोलो, जैसा तुम बोलो। आई एम रेडी, आई एम रेडी। क्या आप रेडी हैं, क्या आप रेडी हैं उड़ान बैच की फिजिक्स की पहली क्लास के लिए। तो अगर पहली क्लास के लिए रेडी हैं तो भाई जिस तरीके से क्लास 9th के अंदर जब तुम नीव में थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीव में थे, या चैट मुझे उड़ती हुई दिखी है भाई नीव वाली, तो हम क्या करते थे, कैसे स्टार्ट करते थे, एक बार नए बच्चों को भी सिखा दो जरा। जरा वो नए बच्चे जो पहली बार उड़ान में आए हैं, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हैं, पहली बार मुझसे पढ़ने आए हैं, हम क्लास को कैसे स्टार्ट करते हैं एक बार जल्दी से। हाँ क्या बात है, सुमित सागर को पता है किस तरीके से स्टार्ट होती है क्लास। यस यस, आग लग जाती है कमेंट सेक्शन के अंदर जब हम लोग क्लास के अंदर आते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये आग ही तो फ्यूल होता है क्लास का, ये आग ही तो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है। हीट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसीलिए आग लगानी बहुत जरूरी होती है कमेंट सेक्शन के अंदर, है ना, और तभी हम लोग इस फिजिक्स को पूरी एनर्जी से पढ़ते हैं और पूरी एनर्जी से समझते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। अच्छा तो क्लास 10th स्टार्ट करने से पहले, क्लास 10 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि कहीं ना कहीं 9th में कमी रह गई आपके पढ़ने में, कमी रह गई आपके मार्क्स कम आने में, ना आने में, है ना। कोई बच्चा हो सकता है 40 पे रह गया हो, कोई बच्चा हो सकता है 50% मार्क्स ही ला पाया हो, कोई बच्चा 80% पे अटक गया है, कोई 90 भी लाया है लेकिन 100 नहीं लाया। 9th बर्बाद हो गई। 9th की फिजिक्स बहुत हार्ड थी, 9th की फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल थे, 9th की फिजिक्स के न्यूमेरिकल सर समझ में नहीं आए थे, सर मोशन चैप्टर कोई ढंग से नहीं पढ़ा था तो आगे के चैप्टर क्या समझ में आते। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना तुमको क्लास 10th की आज पहली ही क्लास में मिलने जा रहा है, ठीक है। तो आपने 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। कौन कौन से वो 5 पॉइंट प्रिंसिपल हैं एक बार फटाफट से देख लेते हैं भाई। अगर आपने 100 नंबर स्कोर करने हैं तो यह बिना हार्ड वर्क के नहीं हो सकता। प्लीज सबसे पहले किस्मत को दोष देना बंद कर देना भाई। हां अपनी किस्मत को दोष देना, दूसरों को दोष देना बंद कर देना, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ लेना। यू आर द कमांडर ऑफ योर ओन लाइफ
अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेना शुरू कर दीजिए आज से, और स्कोर कर लेंगे आप 100 नंबर। क्या वो 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स है, आइए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्लास के साथ चलेंगे। सबसे पहली चीज है रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना, क्लास के अंदर रेगुलर आना। सबसे पहली चीज तो भाई क्लास को अटेंड करना है। अगर आपने क्लास को अटेंड ही नहीं किया तो फिर क्लास समझ में कैसे आएगी, और 100 नंबर तो भूल जाओ यार, है ना। अगर आप चाहते हो फुल मार्क्स स्कोर करना तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको पहले दिन ही बताऊं कि कैसे 100 नंबर तक जाना है, कैसे आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है। ये क्लास के पहले दिन ही बता दिया जाए ना, तो जिस रास्ते पर आपको चलना है ना वो रास्ता आपको पहले से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है क्लास के अंदर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है क्लास के अंदर, रेगुलर आना है क्लास में, और रेगुलर आने के साथ साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। आप क्लास 9th में थे तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। एक 8th क्लास से 9th क्लास में बच्चा जाता है ना तो छोटा होता है, मासूम होता है, उसने अभी क्लास 9th की उठा पटक नहीं देखी होती, उसको नहीं पता होता कि एक वेक्टर स्केलर नाम की चीज आएगी, कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नाम की चीजें आएंगी, कोई ऐसा यूनिट लगाने पड़ेंगे, है ना, और कहीं पर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, 10 की पावर में जाकर के कुछ कुछ काटना पड़ेगा और ऐसे न्यूमेरिकलों का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बातें उसने नहीं देखी होती, तो उसको नहीं पता नोट्स क्या है। लेकिन आप 10th क्लास में आ चुके हो, आपको पता है कि नोट्स क्या होते हैं, नोट मेकिंग कैसे करी जाती है। एक बात का ध्यान रखना, आप में से जो बच्चे नोट्स नहीं लिखते, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास के साथ साथ लिखो, क्लास के साथ लिखना पॉसिबल ही नहीं है, क्लास के बाद लिखना पॉसिबल है, क्योंकि एक पेस हमारा ऐसा रहता है कि जिसके अंदर आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि सबके लिखने का पेस अलग अलग है, सबकी राइटिंग अलग अलग है, तो सबको टाइम अलग अलग लगता है लिखने का, सही बात है कि नहीं। तो इसलिए क्लास के साथ में नोट्स नहीं बनेंगे, क्लास के बाद नोट्स बनेंगे, 15 मिनट लगा करके बनाने हैं। अगर 1.5 घंटे क्लास होती है, 1.5 घंटे वैसे नहीं जाएगी, 1.25 घंटा लगा के चलते हैं। आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, इसलिए थोड़ी लंबी क्लास जा सकती है, अदरवाइज 1.25 घंटे की मान लो क्लास गई है, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास गई है, तो बचे हुए 15 मिनट जो होंगे ना बाद के, आपने उनमें नोट्स लिखने हैं, ठीक है ना। आपको पता है एक बात, हम अपने माइंड के साथ ना, अपने माइंड के साथ ना बड़ा ही बुरा व्यवहार करते हैं। हमारा ये जो माइंड है ना, हमें ये लगता है कि जो माइंड है ना ये डेटा स्टोरेज का डिवाइस है। नो, दिस माइंड इज नॉट डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये दिमाग डेटा स्टोर करने का सबसे खराब डिवाइस है, ये डेटा एनालिसिस करने का सबसे अच्छा डिवाइस है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने आपने मेरे से पिछले साल नींव में पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी यह बात दोहराई थी कि हम लोग क्या करते हैं, चीजें याद करनी चालू कर देते हैं दिमाग के अंदर और दिमाग भूल जाता है। नई चीजें डालोगे पुरानी चीजें भूल जाएगा, ऐसा ही तो होता है ना। तो भाई नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर जो आपको चाहिए ना, वो रजिस्टर के अंदर आपने डेटा को स्टोर करना है। नोट्स हैं फॉर डेटा स्टोरेज, माइंड है फॉर डेटा एनालिसिस। ध्यान रखिए इस बात को, माइंड डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता। माइंड बहुत खराब डिवाइस है डेटा स्टोर करने के लिए। ये आपका हार्ड डिस्क नहीं है कंप्यूटर का कि आप इसके अंदर सब कुछ स्टोर करते जाएंगे, नहीं। ये डेटा एनालिसिस करेगा, ये कैलकुलेशन करेगा, ये लॉजिक लगाएगा, ये एनालिसिस करेगा। इसका वो काम है, इसका काम स्टोर करवाना नहीं है। स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए कॉपी, स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए रजिस्टर, स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए पेन, आपको चाहिए पेंसिल। पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ, रजिस्टर भरो। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे से कोई भी क्लास आपने सुनी, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कंप्यूटर की हो, कोई भी हो, आप दिमाग के अंदर स्टोरेज नहीं बनाएंगे, बन ही नहीं पाएगा, मेडिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का? ठीक है ना, क्लियर रखो इस बात को, ठीक है। तो नोट्स होते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, माइंड डेटा स्टोरेज के लिए नहीं होता। इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो, और नोट्स डेली बेसिस पर लिखने हैं आपने। 15 मिनट लगते हैं। अगर आपने 1 घंटा क्लास ली है, 10 से 15 मिनट में सारे नोट्स लिख जाओगे उसके, ठीक है। दूसरी चीज, होमवर्क असाइनमेंट रेगुलर करना है आपने, ठीक है। जब टीचर ने बोला आज होमवर्क है तो वो आपने होमवर्क जरूर करना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने असाइनमेंट मांगना है, असाइनमेंट दे दो हमें, होमवर्क दे दो हमें। अरे टीचर बता देगा, जब उसने सफिशिएंटली पढ़ा दिया होगा, जब उसने अच्छा खासा पढ़ा दिया होगा, तब वो बता देगा आपको कि भाई ये आपका होमवर्क है, आपने करके आना है, ठीक है ना। टेस्ट,
रेगुलर टेस्ट देने हैं। यहां पर उड़ान बैच के अंदर हम लोग हर 21 दिन में टेस्ट लेने वाले हैं। बाद में इन टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएगी। टेस्ट का प्लानर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। पहला टेस्ट आप लोगों का मई में है, शायद 5 मई है, चेक कर लेना। 5 मई को पहला टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है ना। तो टेस्ट आप सभी ने रेगुलर देने हैं, और जो बच्चा पहले टेस्ट में बैठा है आखिरी टेस्ट में भी वो बैठे, ऐसा सुनिश्चित करिए। इसको अश्योर करिए कि जो बच्चा 5 तारीख वाले 5 मई वाले टेस्ट में बैठेगा वो जनवरी वाले टेस्ट में भी बैठेगा, वो फरवरी वाले टेस्ट में भी बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है कि टेस्ट आपने मिस नहीं करना, ठीक है ना। आपका जहाज कितने पानी में है, आपके जहाज में कितने छेद हो रखे हैं, किन छेदों में से पानी अंदर घुस रहा है और किन छेदों में से पानी बाहर निकल रहा है, इसका आपको नहीं पता चलेगा कि कब जहाज डूब गया, ठीक है जी। तो इसीलिए टेस्ट रेगुलर दीजिए, आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है। चौथा नंबर आता है टेस्ट का एनालिसिस करना। खाली टेस्ट दे देना कि भाई यहां 20 नंबर का टेस्ट था, क्या ये पढ़ना था, क्या ठीक है पढ़ के दे दिया टेस्ट को, ना, ऐसा नहीं चलेगा। टेस्ट के नंबर आपके पास आएंगे, आपने टेस्ट को देख, चाहे स्कूल में दो, चाहे पीडब्ल्यू में दो, चाहे कहीं पर भी दो, वो बात नहीं कर रहा मैं। टेस्ट आपने जब भी दिया, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमारी गलती कहां थी, हमारे मार्क्स कहां कटे, हमारे मार्क्स क्यों कटे। इन 3 सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। मेरे मार्क्स कहां कटे, है ना, मेरे मार्क्स क्यों कटे, और मेरे मार्क्स अब कैसे नहीं कटेंगे, उसका सुधार कैसे करना है। यह सब कुछ एनालिसिस का पार्ट होता है कि अब मेरे मार्क्स ना कटे, इस चीज को हम एश्योर करें, ठीक है जी। चौथा पॉइंट ये था। 5वां है रेगुलर रिवीजन। जब एक बार ढंग से विजन कर लोगे ना, विजन के लिए भाई मैं काला चश्मा उतार करके अपने ही चश्मे पर आ जाता हूं भाई, क्योंकि इससे थोड़ा सा बेटर विजन हो रहा है ठीक है ना। हां, तो अगर पहली बार ढंग से विजन हुआ है तो रिविजन भी अच्छे से होगा, इस बात को मान लीजिए आप। अगर पहली बार आपने ढंग से कोई चीज समझी, पहली बार कोई ढंग से चीज देखी, पहली बार आपने उसके नोट्स बनाए, पहली बार आपने नोट्स को देखा, रिवाइज करा, अपने हाथ से नोट्स लिखे, आपने हाथ से पेन चला करके लिखा, वो पहली बार का काम आपने सही से किया है ना, तो उसका रिपीटिशन भी अच्छा होगा। तो ये रिपीटिशन ही होता है। रिवीजन इज नथिंग बट रिपीटिशन। ये रिपीटिशन ही है, आपने बार बार उस चीज को रिपीट करना है। सवाल अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन आपने चीजों को रिपीट करते रहना। रिपीट करने से क्या होता है, इसको भी समझेंगे साइंटिफिकली। रिपीट करने से यह होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। सबसे पहली चीज यह है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपका हाथ तेज चलेगा और आपका दिमाग बोलेगा अरे भाई आराम से चल थोड़ा, आपका हाथ तेज चलने लगेगा। ऐसा रिवीजन होना चाहिए बच्चे का। इतनी बार रिपीट कर सकते हैं क्या आप कि आपका हाथ तेज चले और दिमाग बोले अरे भाई थोड़ा आराम से चल यार, कितना चलेगा। ऐसा होता है बच्चों के साथ। जो बच्चे 90+ स्कोर करते हैं ना, जो आग लगा के आते हैं ना पेपर में, वो यही है जो बार बार रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार उस चीज को हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। उनका पेपर में हाथ नहीं रुकता, एग्जाम में उनका हाथ नहीं रुकता, हाथ तेज चलता है दिमाग से भी, ठीक है जी। तो इस प्रकार की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली 100 नंबर साइंस के अंदर लेके आप आएंगे, जिसके अंदर फिजिक्स लगभग 25 नंबर की होती है, ठीक है ना। पता ही होगा आपको 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के, है ना। मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करने आया हूं, तो 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। सबसे पहला चैप्टर है लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इसका पूरा नाम है। नंबर 2 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये दूसरा चैप्टर है जो कि इसके साथ लिंक्ड है। उसके बाद आता है तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और फिर आता है चौथा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिनको मैंने सेम रंग से रंगा है, वो सब आपस में लिंक्ड चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। पहले यही पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले लाइट पढ़ोगे तो ह्यूमन आई समझ में आएगा, ऐसे ही पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से पेरेंट चैप्टर है, ये उसका बच्चा है। ऐसे यहां पर भी ये मेन चैप्टर है और ये उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंटली पढ़ना पड़ता है, सब्सिक्वेंटली आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है उसके बाद, ठीक है जी। तो ये 4 ही चैप्टर हैं आपके सिलेबस में फिलहाल एनसीईआरटी के अंदर, जो कि दिए हुए हैं, लास्ट 2 सालों से ऐसा ही चल रहा है।
ठीक है जी। अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ठीक है ना। जो भी मैं सवाल का जवाब आपसे मांगू कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है, ठीक है। आपने 5 चैप्टर पढ़े थे क्लास 9th के अंदर, है ना। 5 चैप्टर पढ़े थे ना, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, उसी में फ्लूइड्स भी था, वर्क एंड एनर्जी और साउंड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन 5 चैप्टरों में से क्या कोई ऐसा चैप्टर था जिसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, एक भी न्यूमेरिकल ना हो, एक भी फॉर्मूला ना हो? क्या ऐसा इन 5 में से कोई चैप्टर था, हां या ना? क्या कोई ऐसा चैप्टर था, हां या ना? कोई कोई बच्चा यहां पर लिख रहा है साउंड, बेटा शायद पढ़ा नहीं तूने चैप्टर। V इज इक्वल टू लेमडा न्यू, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी न्यूमेरिकल था, एको पर भी न्यूमेरिकल था कि एको गई है, साउंड टकरा के वापस आई है तो आपको डिस्टेंस निकालना था। तो ऐसा नहीं है, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं था भाई क्लास 9th में, ऐसा एक भी चैप्टर नहीं था जिसमें न्यूमेरिकल ना हो, है ना। जिससे बच्चों को डर लगता है, जिसकी वजह से 9th मुश्किल लगती है, जिसकी वजह से फिजिक्स टफ लगती है। सर न्यूमेरिकल थे, 5 चैप्टरों में भर भर के न्यूमेरिकल थे, है ना। और अब तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई, तालियों की गड़गड़ाहट से ये आसमान गूंज जाना चाहिए भाई कि क्लास 10th के अंदर तालियां हो जाएं। केवल 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए सीबीएसई के लिए एक बार फटाफट से। मैं भी बजा रहा हूं, आप भी बजाइए जोरदार तालियां कि 2 चैप्टरों में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आया सुन के, अरे वाह, खुश हो गए सुन करके। 2 चैप्टरों में, 2 ही चैप्टरों में न्यूमेरिकल है बस। तो 4 में से 2 थ्योरी है, 4 में से 2 चैप्टर थ्योरी हैं और बाकी के 2 न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं और थ्योरी भी है। मतलब मैं लाइट को कहता हूं कि तू तो भाई पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड है ही लाइट, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना न्यूमेरिकल भी है और थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आता है और थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी आता है इसमें से, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं आता, है ना। और बाकी के तो है ही थ्योरी, ठीक है। तो ये 4 ही चैप्टर हैं भाई, 5वां चैप्टर कोई नहीं है फिजिक्स के अंदर। ये 4 चैप्टरों में से 2 में न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं क्लास 10th का। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है क्लास 10th 9th से आसान होगी? मतलब आपका अनुमान क्या है? मैं आपका अनुमान जानना चाहता हूं। अभी आपने नहीं पढ़ा ना 10th को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या अनुमान है। क्या क्लास 10th आसान होगी क्लास 9 से? क्या क्लास 10th की फिजिक्स इजी होगी क्लास 9 से? होगी क्या? सर आप पढ़ा रहे हो तो होगी। आंसर है हां होगी, ठीक है। अभी तक आपका अनुमान है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी या क्या होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हां आसान है, हां आसान है, आपको इजी फील होगी, ठीक है। आपको आसान फील होगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये ऑलरेडी आसान है, मतलब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको सच बताऊं तो मेरा इसमें कोई एफर्ट नहीं है, ये पहले से ही आसान है। मेरा एफर्ट क्या होगा पता है? इस आसान चीज के रहते रहते आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। आप लोगों का स्कोर 90 पार जाए, जिनका 80 है, 70 वालों का भी 90 पार जाए, 60 वालों का भी 90 पार जाए और 90 पार वालों का 100 में से 100 आए। यह मेरा एफर्ट लगेगा। आसान तो ऑलरेडी सीबीएसई ने करके दिया है इसको, क्या समझ गए, है ना। तो आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। जो प्रिंसिपल्स मैंने बोले, जो सिद्धांत मैंने बोले, 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स, ये अगर आप फॉलो करते हो, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता 100 नंबर लाने से। ये बात मेरी गारंटी है, गारंटी है, ठीक है। तो बस फिर आज के लिए नहीं, क्लास खत्म नहीं कर रहे, क्लास तो अब शुरू करेंगे। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया, क्या ये सब बातें क्लियर है? और क्लियर है तो साथ के साथ ये भी बता दीजिए कि क्या हम क्लास को स्टार्ट करें? एक बार आग लगा के फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आग लग जाएगी तो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। आज बहुत सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा भयंकर वाली चीजें आज नहीं पढ़ने वाले हम, ठीक है ना। जल्दी से आग लगा के बता दीजिए फटाफट से क्या बातें सारी क्लियर हैं जो अब तक हमने करी? बहुत सारे बच्चे यहां पर बैठे हैं इस टाइम पर, 33,000 से ज्यादा बच्चा बैठा है इस टाइम पर, है ना। तो मैं उन सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहता हूं, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं क्लास को? तो आग लगा करके बता दीजिए, फायर इमोजी जरूरी है। बेटा पीडब्ल्यू ऐप पर आज क्लास नहीं हो रही, आज इसको फ्री रखा गया यूट्यूब पर। कल से आपको पीडब्ल्यू ऐप पर क्लासेस मिलेंगी, है ना। ऑलरेडी ऋतिक सर ने आपको बताया था अभी ये बात, ठीक है, ठीक है। चला जाए
सर मैं 8th क्लास से पीडब्ल्यू से प्रिपेयर कर रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, 8th क्लास में हमारा उमंग बैच, 9th में नीव, अब 10th में उड़ान आ गया है। होपफुली आगे भी ये जर्नी आपकी पीडब्ल्यू के साथ कंटिन्यू रहे, ठीक है। अब तक आपको मजा आ रहा है, ईश्वर करे आगे भी मजा आता रहे इसी तरीके से पढ़ने में। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत बेसिक बातें करेंगे, भयंकर बातें नहीं करेंगे, है ना। शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ लाइट से। लाइट है क्या, आप क्या समझते हो लाइट क्या है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करेंगे, ठीक है ना। फिर डुअल नेचर देखेंगे लाइट का। ये कहानियां हैं, प्यारी प्यारी कहानियां हैं, बड़ी है, मजा आएगा, मजा आएगा आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। मैं कोई आज के लेक्चर से आपको ये नहीं कि क्लास का टॉपर बना देने वाला हूं। आज के लेक्चर से क्लास का टॉपर नहीं बनोगे, आज के लेक्चर से केवल क्यूरियोसिटी जगाओ अपने अंदर, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, और फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा क्यूरियस होता है, फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा एनर्जेटिक होता है। फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे के अंदर ना आग होती है, आग दिखती है फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे के अंदर। जिसको फिजिक्स पसंद होती है ना, वो अलग ही उतावला रहता है जिंदगी में। हाँ, तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ा के रखो, है ना। तो बात करेंगे आपकी क्यूरियोसिटी की कि आप क्या समझते हो लाइट वगैरह क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉज देख पाए तो, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हम लॉज देख पाए, हम ऑब्जेक्ट और इमेज, ये थोड़े से टेक्निकल टॉपिक है, इनको हम जरूर डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। ये टेक्निकल टॉपिक्स हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बेसिक्स ऑफ लाइट पर, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल लिख करके लेके आया हूं, और ये सवाल शायद आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी पैदा कर पाए। सबसे पहला सवाल है कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट, है ना। तो क्या आप बता सकते हो लाइट क्या होता है ना। बाकी नीचे मत पढ़ना अभी, पहले 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 वाला सवाल, पहले पहले वाला सवाल, पहले पहले। उड़ानियंस कह रहा है एनर्जी, खुशबू कह रही है एनर्जी, आदित्य कह रहा है एनर्जी, सुव्रत भी कह रहा है एनर्जी। क्या बात है, मान्या एनर्जी, रिया एनर्जी, सब लोग एनर्जी 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 बोल रहे हैं। लाइट एक एनर्जी है ना। चलो देखें जरा डिस्क्लोज करके कि लाइट असल में क्या है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। हाँ जी, कुछ कुछ दिखना चालू हुआ क्या, सेंसेशन ऑफ विजन मिली क्या। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या है, जो हमको दिखवाती है चीजें, जो हम चीजें आसपास देख पाते हैं। ये पेन है, ये टी शर्ट है, वो कॉपी है, ये पेन है, ये टेबल है, ये सूरज है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये दीवार है, ये जो भी है, जो भी आपको दिख पा रहा है वो लाइट के कारण से दिख पा रहा है, ठीक है ना। तो यस यू आर राइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सच है कि लाइट एक एनर्जी है, जैसे साउंड एनर्जी है जो हमको सुनने की सेंसेशन देती है। अरे हां कि ना, साउंड एक एनर्जी है जो सुनने की सेंसेशन देती है, लाइट एक एनर्जी है देखने की सेंसेशन देती है। बहुत सही, बहुत सही, है ना। दूसरा सवाल भी शायद आपके मन में क्यूरियोसिटी को और पैदा करे। यार ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, लेकिन क्या लाइट खुद दिखती है क्या? दूसरों को तो दिखाती है, क्या वो खुद दिखती है? हां या ना? क्या लाइट इटसेल्फ विजिबल होती है? क्या लाइट खुद दिखती है क्या हमको? मैं बल्ब की बात नहीं कर रहा, वो बल्ब दिख रहा है, वो बल्ब चमक रहा है, वो बल्ब की चमक है जो आपको आंखों में दिख रही है। क्या लाइट खुद दिखती है क्या? अब देखो यहां पर कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सम केसेस में दिखती है। इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है लाइट खुद नहीं दिखती, वो जिस चीज पर पड़ती है वो दिखता है। लाइट खुद नहीं दिखती, लाइट जिस चीज पर पड़ती है वो दिखता है। लाइट जिस चीज पर गिरती है वो दिखता है, लाइट खुद नहीं दिखती। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, मैं बताता हूं ना क्या प्रश्न आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है। यह 9वां साल चल रहा है मेरा पढ़ाते हुए, 8 साल मेरे पूरे हो चुके हैं। मुझे पता बच्चे के मन में क्या प्रश्न आता है। अगला बच्चे के मन में प्रश्न आएगा, सर क्या बात कर रहे हो, हम सर्दियों में देखते हैं जो फॉग लैंप होते हैं, है ना, उनकी पूरी बीम दिखाई देती है सर हमको तो, है ना। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, धुएं में, धुंध में, फॉग में, स्मोग में, जो धुंध वाली लाइटें होती हैं उनकी पूरी बीम दिखाई देती है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था टिंडाल इफेक्ट, पढ़ा था ना, कोलॉइड्स के अंदर पढ़ा था ना टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट में तो सर पूरा हमको पूरा पाथ विजिबल होता है, क्या वो लाइट नहीं है क्या? क्या जवाब है आपका? क्या जवाब है आपका? वो लाइट नहीं है क्या? वो जो पाथ विजिबल होता है वो लाइट नहीं होती क्या? वो लाइट का पाथ नहीं है क्या?
क्या वो लाइट खुद नहीं दिख रही क्या हमको? वो क्या दिख रहा है फिर? वो क्या दिख रहा है हमको? वो क्या दिख रहा है हमको? इसका आंसर है, इसका आंसर है वो लाइट नहीं दिख रही हमको। लाइट जिन छोटे 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 डस्ट के पार्टिकल्स, लाइट जिन छोटे 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 स्मोक के पार्टिकल्स, लाइट जिन छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स, धुंध के जो पार्टिकल्स हैं उन पर पड़ रही है, और वो पार्टिकल्स हमको दिख रहे हैं। हमें लाइट नहीं दिखती। लाइट इज इटसेल्फ, हां जी, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। आंसर है नहीं। नहीं तो यूनिवर्स काला क्यों दिखता? यूनिवर्स में भी सब रंग दिखते, है ना भाई? यूनिवर्स हमको पूरा काला दिखाई देता है ना? लाइट तो पूरे यूनिवर्स में है, नहीं है क्या? अरे सन की रोशनी, सूरज की रोशनी कहीं दूर दूर तक जाती है, नहीं जाती क्या? जाती है ना। और भी बहुत तारे हैं, खाली सन एक तारा है क्या? सन के बड़े बड़े ताऊ चाचा हैं, बहुत बड़े बड़े तारे हैं, तो क्या वो रोशनी नहीं फेंक रहे? क्या फेंक रहे हैं। तो इसके बावजूद भी पूरा स्पेस हमको काला दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? वो काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहां पर कुछ नहीं है, नथिंगनेस है। कोई चीज होगी तो दिखेगी ना, कोई चीज ही नहीं है तो क्या दिखेगी? सोचो, है ना? है ना? सही बात है ना? अरे कोई चीज होगी तो उस पर लाइट पड़ेगी ना। जब कोई चीज ही नहीं है तो किस पर लाइट पड़ेगी? समझे क्या बात को? समझे क्या बात को? तो क्या लाइट खुद में विजिबल होती है क्या? नहीं यार, खुद में विजिबल नहीं होती वो। ठीक है, लाइट इज इटसेल्फ नॉट विजिबल। लाइट जिस चीज पर पड़ती है वो विजिबल होता है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, एक और क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला सवाल है। एक बात बताओ, एयर दिखती है क्या? एयर, एयर। अभी आपके और मेरे बीच में एयर है, ये कैमरा लगा है और यहां मैं खड़ा हूं, मेरे बीच में और इस कैमरे के बीच में एयर है, और मैं सांस ले रहा हूं। देखो, ये नाक से सांस ली, ऑक्सीजन अंदर चली गई, कुछ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी शायद गई होगी, और बाहर निकाली तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? क्या अंदर ऑक्सीजन घुसती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती? ये दिखी? नहीं दिखी। क्यों? क्यों नहीं दिखी बेटा? सोचो, 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 सोचना सीखो यार। हमारा काम ही यही है। फिजिक्स वाला का हर एक फैकल्टी जब आपके बीच में आएगा ना, तो वो सोचने पर मजबूर करेगा आपको, वो आपको सोचना सिखाएगा कि आपको सोचना चाहिए, और सोच से ही सीखोगे। बताओ, बताओ, क्यों नहीं दिखते गैस के पार्टिकल्स? क्यों नहीं दिखते एयर के पार्टिकल्स? क्या रीजन है? क्या रीजन है? क्योंकि वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। अच्छा एक बात बताओ, मेरा हाथ दिख रहा है क्या? दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। सिद्धांत समझ लो क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। कॉन्सेप्ट ही यही है, वही दिखेगा जो लाइट को रोक पाएगा। समझ गए? दिखेगा वही जो लाइट को रोक पाएगा, जो नहीं रोक पा रहा वो नहीं दिखेगा। एयर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि लाइट को रोक नहीं पा रहा भाई, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। इस हाथ ने कर दिया, लेकिन इस हाथ पर देखो लाइट पड़ी और ये पढ़ करके रिफ्लेक्ट हुई, तो आपको हाथ दिख रहा है। समझ गए? दिखेगा वही जो लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगा। सिद्धांत समझ में आ गया? सिद्धांत समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। कब दिखती हैं चीजें? कब दिखती हैं चीजें? जब लाइट रुक पाती है, जब लाइट को रोक पाती है। क्लियर बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल आता है, लाइट एक एनर्जी है ना? जैसे साउंड भी एनर्जी है, साउंड को वेव कहा जाता है, लाइट को भी वेव कहा जाता है। सुना होगा आपने, लाइट इज अ वेव। तो ये जो लाइट वेव है, ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है? सबसे पहले थोड़ा सा याद करो, ये मैकेनिकल वेव क्या होती है और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है। याद है? मैं याद करवा देता हूं, चलो, 9th क्लास की बात है, मैं याद करवा देता हूं। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको मीडियम चाहिए होता है, और नॉन मैकेनिकल वो होती है जिसको मीडियम नहीं चाहिए होता, जो वैक्यूम में भी चलती है। तो आप बताइए, क्या लाइट वैक्यूम में चलती है, हां या ना? क्या लाइट वैक्यूम में चलती है, हां या ना? वैक्यूम में चलती है या नहीं चलती, हां या ना? बताओ, वैक्यूम में चलती है या नहीं चलती?
चलती है, हां हां चलती है। अरे सन से लेके धरती तक बीच में क्या है? वैक्यूम ही तो है। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आती क्या? आती है ना। चांद की रोशनी भी आती है, वो उसकी खुद की नहीं है मुझे पता है। और सितारों की रोशनी भी आती है, दूसरे स्टार्स की रोशनी भी आती है, नहीं आती क्या? आती है ना। तो इसका मतलब वैक्यूम में चल सकती है लाइट, और वैक्यूम में चल सकती है तो फिर वो फिर मैकेनिकल नहीं है, वो नॉन मैकेनिकल है बेटा। पढ़ लो। वो एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स याद है कैसी थी? ट्रांसवर्स याद है कैसी थी? ऐसी वाली, ऐसी ऐसी ऐसी, हां ऐसी ही होती है लाइट वेव, ऐसी ही होती है लाइट वेव। ठीक है ना। डिटेल्स इसकी 12th में जाकर के और ज्यादा है, अभी के लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी जगा सकते हो आप। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता कि ट्रांसवर्स है तो उसमें क्या ट्रांसवर्स है, क्या ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, वो सब बातें 12th क्लास की हैं। ठीक है ना। हाँ, लेकिन नॉन मैकेनिकल है क्योंकि वैक्यूम में चल सकती है। देखो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, वो वैक्यूम में चल सकती है। सन से आती है चल करके धरती तक, बिल्कुल आती है, क्या टेंशन है ना। ठीक है जी। इसके बाद एक नाम आपने सुना होगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स क्या होता है ना। क्लास 12th की भैया दीदी की किताबों में लिखा देखा होगा, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स क्या होता है भाई? तो ऑप्टिक्स की बात समझेंगे क्योंकि हम लोग अब ऑप्टिक्स ही पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये ऑप्टिक्स ही है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी करने की जो साइंस की ब्रांच है ना, उसे बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स। तो उसमें से एक क्या है? ऑप्टिक्स है। ऐसी एक मॉडर्न फिजिक्स, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है फिजिक्स की। आप जब बड़े हो जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, ग्रेविटेशन एक ब्रांच है, ठीक है ना। ऐसे ही हीट एंड कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनामिक्स, ये एक ब्रांच है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच है, ऐसे ही ऑप्टिक्स है, ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत सारी ब्रांच है। तो उनमें से ऑप्टिक्स जो है ना, वो लाइट की स्टडी के ऊपर फोकस करती है, स्टडी ऑफ लाइट पर फोकस करती है। ठीक है जी, स्टडी ऑफ लाइट पर फोकस करती है। और लाइट दो प्रकार से समझी गई है आज तक। मैं बहुत सारे इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन लाइट आज तक साइंटिस्ट लोगों ने दो प्रकार से समझी है। मैं समझाता हूं कौन से दो तरीके हैं वो। एक, लाइट को कहा जाता है कि भाई तू रे है। रे का मतलब होता है कि भाई तेरा नेचर पार्टिकल नेचर है। लाइट को बोलते हैं कि तेरा नेचर पार्टिकल है। और कुछ साइंटिस्ट आके बोलते हैं कि भाई लाइट का नेचर तो वेव जैसा है। वेव मतलब वेव नेचर होना, यानी एनर्जी का केवल ट्रांसफर होता है, कोई पार्टिकल वार्टिकल यहां पर नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं, इतिहास की थोड़ी सी बात करूं तो दो धड़े बन गए साइंटिस्ट लोगों के। कुछ साइंटिस्ट लोग कहते थे मतलब पहले, कि भाई लाइट वेव नहीं हो सकती, वो तो पार्टिकल ही है। और कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि भाई लाइट पार्टिकल नहीं हो सकती, वो तो वेव ही है। और अपने अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, है ना, अपनी अपनी ईगो में, अपने अपने एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। और कई कई साल बीत चुके हैं, पीढ़ियां बीत चुकी हैं। पीढ़ियां मतलब मर चुके हैं, उनके चेले आ गए हैं आगे से, वो भी उसी पर लगे हुए हैं। फिर चेले आ गए, फिर उसी पे लगे हुए हैं। तो लगभग 250-300 साल की स्ट्रगल रही है, न्यूटन के समय से लेकर के और आइंस्टीन साहब के समय तक। मैंने बहुत श्रिंक करके बताई पूरी स्टोरी, ये स्टोरी काफी लंबी है, कभी और समय मिलेगा तो बताएंगे, आज उतना समय नहीं है। ठीक है ना, आज उतनी जरूरत भी नहीं है, ना ही समय है। तो न्यूटन साहब से शुरू करके और आइंस्टीन साहब तक, बीच में जितने साइंटिस्ट आए, कुछ ना कुछ लाइट के बारे में, कोई वेव बोला, कोई रे बोला, कोई पार्टिकल बोला, कोई रेडिएशन बोला, इस तरीके के नाम देते चले गए लाइट को, है ना। और आज के लोग, आजकल के लोग क्या मानते हैं, मॉडर्न लोग क्या मानते हैं, मॉडर्न लोग मतलब आइंस्टीन और उसके बाद के लोग, आइंस्टीन साहब और उनके बाद के लोग क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि लाइट दोनों है। ठीक है ना, लाइट दोनों है, लाइट का डुअल नेचर है। देखो क्या लिखा हुआ है, डुअल नेचर यानी दोगलापन। डुअल नेचर का मतलब होता है दोगलापन। लाइट का क्या है जी, दोगलापन है। ठीक है ना, लाइट दो मुहा बिहेवियर करती है। हां, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरीके भी बिहेव करती है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दोनों बताता हूं
कि पार्टिकल की तरह बिहेव करने का क्या मतलब होता है और वेव की तरह बिहेव करने का क्या मतलब होता है। नहीं तो ये बातें हवा में रह जाएंगी कि पार्टिकल होते वेव, पार्टिकल वेव क्या होता है, पार्टिकल वेव क्या होता है वही नहीं पता सर। बस ये पता, कहानी सुन रखी है, लाइनें सुन रखी हैं कि लाइट के दो बिहेवियर होते हैं, पार्टिकल और वेव, लेकिन पार्टिकल क्या होता है वेव क्या होता है वो किसको पता। ठीक है ना भाई, तो इसलिए सुन लो कि पार्टिकल होने का मतलब क्या होता है और वेव होने का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना, पार्टिकल होने का मतलब पता क्या होता है, पार्टिकल होने का मतलब होता है कि ये पेन है ना, जैसा है ना, इसको मैंने फेंक के मारा तो ये पेन ही तो वहां से वहां तक जाएगा, ये पार्टिकल है ना, यही मैंने फेंक के मारा तो पेन ही तो यहां से वहां जाएगा ना। तो बस लाइट को ऐसा मानते हैं कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बनी है और पार्टिकल चल के जाते हैं, पार्टिकल चल के जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं। जैसे मेरे ऊपर अभी लाइट लगी हुई है ना, तो ये एक तरीके का क्या, ये एक तरीके का ना बादल है जो बरस रहा है। क्या बरसा रहा है, पार्टिकल बरसा रहा है मेरे ऊपर, लगातार पार्टिकल बरस रहे हैं बरस रहे हैं बरस रहे हैं बरस रहे हैं बरस रहे हैं। जैसे बारिश बरसती है ना, बादलों में से पानी बरसता है ना, ऐसे ही सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम, अगर आपने बल्ब जलाया, आपने ट्यूब जलाई, आपने मोमबत्ती जलाई, आपने गैस जलाई, लाइट जो निकल रही है वो पार्टिकल हैं। और उन पार्टिकल्स का नाम पता है क्या रखा, बताओ, पता है तो बताओ। कुछ बच्चों को पहले से पता होती है चीजें, कुछ बच्चों ने शायद स्कूल में पढ़ लिया हो, शायद बड़े भैया दीदी से सुन लिया हो। क्या कहते हैं उस पार्टिकल को, यस शाबाश, उसे कहते हैं फोटोन। लाइट के पार्टिकल का नाम फोटोन है, फोटोन। ये प्रोटॉन नहीं लिखा बेटा मैंने, फोटोन लिखा है, फोटो खिचिक खिचिक वाली फोटो, आगे एन लगा दिया, फोटोन। ठीक है, तो लाइट के पार्टिकल का नाम फोटोन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे ऊपर अभी जो बत्ती जल रही है, ये जो मेरे ऊपर अभी लाइट जल रही है, ये मेरे को फोटोन मार रही है, ये मेरे ऊपर फोटोन बरसा रही है, ऐसा मैं कह सकता हूं। समझ गए? अच्छा, तो फिर वेव क्या होता है सर? वेव थ्योरी ये कहती है, इसको भी समझ लेते हैं। वेव थ्योरी ये कहती है कि ना 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 ना, कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं बरस रहा, फालतू बातें मत करो, फालतू बातें मत कर, कुछ नहीं बरस रहा, बेकार की बातें कर रहा है, पार्टिकल क्या पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं है। वेव थ्योरी कहती है कोई पार्टिकल नहीं है, केवल एनर्जी ही है जो चल के जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, कोई पार्टिकल नहीं हिल रहा। समझ गए? कोई पार्टिकल नहीं हिल रहा, कोई पार्टिकल नहीं बरस रहा, फालतू बातें कर रहा है। जो भी कर रहा है, मतलब मैं नहीं, जो भी कर रहा है फालतू बातें कर रहा है, पार्टिकल वार्टिकल कुछ नहीं है, एनर्जी आ रही है बस। जैसे साउंड एनर्जी आती है ना, कोई पार्टिकल तो नहीं आता भाई। मेरे गले का पार्टिकल है, मेरे गले का पार्टिकल है, अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या गले का पार्टिकल निकल के उसके कान में घुस जाता है क्या? नहीं ना, एनर्जी ट्रेवल करती है ना, बस एनर्जी ट्रेवल कर रही है, सूरज से, सन से एनर्जी ट्रेवल करके धरती तक आ रही है, यह कहती है वेव थ्योरी। ठीक है ना? इसके बेसिस पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दिए गए, जैसे सबके नाम पढ़ तो रहे हो, देख तो रहे हो, लेकिन पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे 12th तक, 12th में जाकर के और डिटेल्स हैं। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन पढ़ लोगे इसी साल 10th में, रिफ्रैक्शन पढ़ लोगे इसी साल 10th में, इंटरफेरेंस पढ़ोगे 11th 12th में जाकर के। ठीक है ना? डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये भी पढ़ोगे कहां पे? 12th में जाकर के, है ना? तो ये कुछ फिनोमिना देखे गए, ये कुछ फिनोमिना देखे गए जो रे और वेव यानी पार्टिकल और वेव नेचर को समझाते हुए दिखा रही थी दुनिया, है ना? दुनिया में ये सब दिख रहा था होता हुआ। ठीक है जी? तो ये सब कुछ शुरुआती बातें थी, है ना? होपफुली कुछ बातें मैं आपको सिखा पाया, है ना, समझा पाया। अरे ये क्या खुल गया भाई, इसको बंद करते हैं। हाँ, तो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर थोड़ा सा डाइव इन करते हैं, कूदते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर झांकते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिया था, और न्यूटन साहब ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है कॉर्पस्कल्स थ्योरी। लाइट को पहले फोटोन नहीं कहा जाता था, लाइट के पार्टिकल का नाम फोटोन नहीं था, पहले उसको कॉर्पस्कल कहते थे। न्यूटन साहब ने उसका नाम क्या रखा था? कॉर्पस्कल रखा था, पार्टिकल का नाम फोटोन नहीं रखा था। फोटोन तो बाद में रखा गया, फोटोन तो नए साइंटिस्टों ने रखा, पुराने वाले जो थे उसको कॉर्पस्कल कहते थे। ठीक है ना? उसे कॉर्पस्कल कहते थे, है ना? ये देखो किस प्रकार से रेज आती हुई दिख रही है बादलों में से, है ना? तो इस प्रकार ये बोला गया कि भाई पार्टिकल है और पार्टिकल आके बरस रहा है, पार्टिकल आके गिर रहा है।
ठीक है ना, पार्टिकल आके गिर रहा है। इसी प्रकार से आइंस्टीन साहब ने भी फोटोन थ्योरी दी थी। वैसे फोटोन की थ्योरी प्लांक की थी। ये सब साइंटिस्टों के नाम आप बड़े होके पढ़ लोगे। मैक्स प्लांक नाम था भाई साहब का। भाई साहब ही बोलता हूं मैं साइंटिस्ट लोगों को, है बड़े भाई हैं सारे है ना, उन्हीं की कृपा से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्स प्लांक भाई साहब ने फोटोन थ्योरी दी थी। आइंस्टीन साहब ने उस फोटोन थ्योरी का यूज किया था क्या करने में, एक इफेक्ट दिखाने में जिस पर सोलर सेल काम करता है। सोलर सेल देखा है ना, आजकल बड़े सोलर पैनल लग रहे हैं घरों में, घरों की छतों पे लगा रहे हैं लोग, स्पेशली सोलर पैनल के वो पूरा वो फ्रेम लेकर के आते हैं, फिर उसके ऊपर सोलर पैनल फिट करते हैं। स्कूलों के छतों पर लगा हुआ है, सरकारी बिल्डिंगों के छतों पर लगा हुआ है। उसकी जो बेसिक थी ना, वो आइंस्टीन साहब ने दी थी कि सोलर सेल कैसे काम करता है। वो काम करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। अगेन एक हायर लेवल फिनोमेना, 12th में जाकर के आप पढ़ लोगे। उसमें क्या था कि लाइट गिरेगी, लाइट का पार्टिकल गिरेगा। ध्यान से सुनना, आइंस्टीन साहब ने भी इस बात की पुष्टि करी कि लाइट का पार्टिकल गिर रहा है, लाइट का पार्टिकल गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। लाइट का पार्टिकल गिरा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लाइट का पार्टिकल गिरा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लाइट का पार्टिकल गिरा, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और यह इलेक्ट्रॉन करंट बना रहा है। ऐसे करंट बनता है ना। सोलर सेल में क्या होता है, जो सोलर सेल है, सोलर पैनल है, वो क्या होता है, पूरा दिन धूप सेकते हैं, पूरा दिन धूप गिरती है ना, और फिर वो करंट चलाते हैं, रात को बिजली चलती है उससे, है कि नहीं। तो लाइट एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, लाइट एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये सारी बातें उस टाइम पर लोगों ने करी, है ना, और सही सिद्ध हुई, पुष्ट हुई है बातें, पुष्टि है इन बातों की कि ये बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। अब वेव थ्योरी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्यूरियोसिटी तो मैं जगा के जाऊंगा, चाहे आप थोड़ा थोड़ा खुद से पढ़ो, है ना, ये सब चीजें सर्च करना, आइंस्टीन साहब ने क्या बोला। देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th आसान है ठीक है ना। आज ही से मैं न्यूमेरिकल करवाने शुरू कर दूं, आज ही से फॉर्मूला लिखवाने शुरू कर दूं, आज ही से मैं रूल बताने चालू कर दूं, मजा नहीं आएगा। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मस्ती के साथ पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। और समय से पहले आपका सिलेबस, समय से तो 4 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा कर देंगे। आपका पेपर आता है मार्च में, आपका सिलेबस नवंबर में खत्म कर देंगे, है ना, तो उसकी टेंशन ना लो आप। ठीक है, अभी केवल सीखने पर ध्यान दो, अभी केवल अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाने में, अपने डाउट्स बढ़ाने में ध्यान दो। हाँ, डाउट्स आने चाहिए, डाउट्स अच्छी चीज है यार, डाउट्स बुरी चीज कहां है। डाउट से हमको और क्लैरिटी मिलती है, इन डेप्थ क्लैरिटी अगर किसी चीज में चाहिए ना, तो डाउट लेकर के आओ, इसलिए अपने डाउट्स बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेव थ्योरी क्या कहती है, देखो, वेव थ्योरी कहती है इस प्रकार से, देखो वेव दिखती है ना ऐसी, है ना, तो ये दिखने वाली तो वेव है नहीं, बस इसको रिप्रेजेंट कर रखा है ऐसी। आंखों से तो लाइट दिखती नहीं, आपको पता है ना। आइए, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये अलग दौर के साइंटिस्ट थे, वो जो थे न्यूटन साहब और आइंस्टीन साहब, वो पार्टिकल थ्योरी के सपोर्ट में बोलते थे, ये वाले लोग वेव थ्योरी के सपोर्ट में बोलते थे। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लाइट जो है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, जो कि आंख से दिखाई देता है, आंखों में पड़ता है तो हमको रंग दिखाई देते हैं ना। अरे हमको लाइट वाले रंग दिखाई पड़ते हैं ना, तो बस वो हमारी आंखें क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, ऐसा बोला। एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एक्सट्रीमली ब्रॉड, रेंजिंग फ्रॉम लो एनर्जी रेडियो वेव्स विद वेवलेंथ शोज। देखो सारी बातें क्या हो रही हैं, मैं किसी को समझा नहीं रहा, मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, रेडियो वेव्स, वेवलेंथ, ये सब टर्म आपने कहां सुनी है, साउंड चैप्टर में सुनी थी, वो भी वेव थी ना, ये भी वेव है। यानी लाइट के पास वेवलेंथ भी होती है, साउंड के पास भी वेवलेंथ थी कि नहीं थी, लाइट के पास भी वेवलेंथ होती है। साउंड के पास फ्रीक्वेंसी थी कि नहीं थी, लाइट के पास भी फ्रीक्वेंसी होती है। साउंड के पास स्पीड थी कि नहीं थी, लाइट के पास भी स्पीड होती है। साउंड के पास एम्पलीट्यूड था कि नहीं था, लाइट के पास भी एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल की तरीके से भी समझाई जाती है। तो दोनों बातें सच हैं, है ना, दोनों बातें सच हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे फिनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस, जैसे डिफ्रैक्शन, जैसे पोलराइजेशन, ये सब वेव थ्योरी को आगे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर आप इतनी सारी कहानियां बता रहे हो, कभी रे, कभी वेव, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, क्लास 10th की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये तो बता दो। क्लास 10th की एनसीईआरटी में ये रे, फोटोन, वेव, इंटरफेरेंस, ये सब है क्या लिखा हुआ है? मन में सवाल तो आएगा ना भाई। 15 मिनट हो चुके सर आपको सुनते हुए, यहां वहां की बातें कर रहे हो, ये तो बताओ कि
है ना भाई, कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है मैं आपको बताता हूं। पढ़ना है आपने रे नेचर को। जी हां, यह सच बात है, ठीक है। इस चैप्टर में लाइट का, अच्छा मन में नहीं आ रहा क्या ऐसा मजा आ रहा है सुनने में मुझे या नहीं? अरे भाई क्या व्यूअर्स बैठे हुए हैं, 3333 33,333 व्यूअर्स। हाँ बताओ, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मुझे सुनने में? है टाइम पास हो रहा है? कपिल शर्मा का शो चल रहा है क्या ये? मजा आ रहा है क्या? हैप्पी बर्थडे कल है बेटा, आज नहीं है, आज नहीं, आज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनते जाओ फिर, मजा आ रहा था सुनते जाओ। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने इस साल इस चैप्टर में, लाइट नाम के चैप्टर में रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें वेव नेचर भी आएगा। अब बोलो क्या ये बातें फालतू हैं? नहीं, ये बातें फालतू नहीं है बेटा, ये बातें मैं, कोई भी ऐसी चीज क्लास में नहीं होगी जो इररिलेवेंट हो। मतलब मेरी क्लास में तो कम से कम ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपके काम की ना हो। फालतू की बातें, शायरियां, है ना, और जोक्स जॉक्स, ऐसी सब चीजें नहीं होती मेरी क्लास के अंदर भाई। मैं क्यूरियोसिटी बढ़ाता हूं तो कंटेंट से, अगर मजाक करूंगा तो वो भी कंटेंट में से, है ना। फालतू के जोक लाके और शायरियां ला करके मैं एंटरटेन नहीं करता और ना खुद होता हूं, है ना, और ना ही मोटिवेशन इस तरह की देनी, वन लाइनर टू लाइनर मेरा कोई शौक है, ठीक है जी। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो इररिलेवेंट हो, चाहे उसको आप 40 मिनट सुनो, चाहे उसको आप 15 मिनट सुनो, चाहे उसको आप 5 मिनट सुनो, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपके मतलब की ना हो, सही है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि लाइट चैप्टर के अंदर आपने रे ऑप्टिक्स को पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स ही वो वाला नेचर है जो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है ना, वहां पर वेव नेचर की बातें हैं, वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सब की बातें करनी है। इसलिए मैं आपको शक्ल दिखा रहा हूं कि लाइट है क्या, ठीक है जी, लाइट है क्या। आगे चलते हैं, है ना। तो भाई ये वो बातें हैं जो आपकी कॉपी में लिखी होनी चाहिए। इससे पहले के नोट्स आप बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, इस पेज पर जो जो आने वाला है ना, वो आपकी कॉपी में फ्रंट पेज पर होना चाहिए। वो प्रिंसिपल लिख लेना, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होने के बाद ये जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये सब आपकी कॉपी पे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पहला पॉइंट आया, आओ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अब चैप्टर की शुरुआत है, ठीक है ना, ये अब चैप्टर की शुरुआत है। तो चैप्टर शुरू होता है लाइट से। लाइट ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, आपको पता है लाइट पार्टिकल होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। क्या लाइन लिखी हुई है, मेरे साथ साथ पढ़ो जरा। अरे अभी कॉपी में नोट मत करो, अभी तो बस तुम देखो, कॉपी में नोट करना बाद में, जब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, अपने आप नोट करना कॉपी के अंदर आप। लेकिन आपकी कॉपी में पहले ही पेज पर जब लाइट स्टार्ट होगा ये पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। एक है, अभी और दो आ रहे हैं, देखो पीछे पीछे सब आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। हां, यहां पर देखो शब्द है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब पता है क्या होता है? चमक। चमक, चमक कितनी ज्यादा है। अगर चमक ज्यादा है तो समझ जाना फोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। समझ गए? समझ गए बात को? भाई जितनी तेज इंटेंसिटी है ना लाइट की, उसका मतलब उतने ही ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है जी, उतने ही ज्यादा पार्टिकल गिर रहे हैं लाइट के। देखो लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। समझ गए बात को? अच्छा, मुझे 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 एक बात बताओ, अगर समझ गए तो आप आंसर देना, ठीक है ना। आपने आईपीएल के स्टेडियम वाली लाइटें देखी हैं? देखी है ना। और आपने अपने कमरे वाला बल्ब भी देखा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि दोनों में से आपके कमरे वाला बल्ब या आईपीएल का जो स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, उसकी जो लाइट होती है, दोनों में से कौन ज्यादा फोटोन फेंक रहा है? दोनों में से कौन ज्यादा लाइट के पार्टिकल्स फेंक रहा है? बताओ बताओ। आईपीएल, 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 आईपीएल। समझ गए ना? जो ज्यादा चौंधा मारेगा ना, जिससे आंखें चुंधियाएंगी ना, पार्टिकल वहां ज्यादा है। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जहां पर चौंधा ज्यादा, वहां पर लाइट के पार्टिकल ज्यादा, ठीक है। ब्राइट लाइट हैज मेनी पार्टिकल्स, वाइट डार्क लाइट हैज फ्यूअर पार्टिकल। साफ साफ लिखा हुआ देख लो। जो ब्राइट लाइट है, जो चमकदार लाइट है, उसके पार्टिकल भी ज्यादा है, और जो डार्क लाइट है यानी डिम लाइट जो है, उसके पार्टिकल फ्यू है, कम पार्टिकल है, ठीक है ना। अच्छा, इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
फोटॉन्स कहते हैं, PHOTONS फोटॉन्स, ठीक है ना, ये इनका नाम है लाइट के पार्टिकल्स का। आओ जी अगला पॉइंट, आपकी कॉपी में सब लिखा होना चाहिए जो जो लिख रहा हूं। देखो दूसरा पॉइंट पढ़ो क्या है, लाइट ट्रेवल करती है कितनी स्पीड से, लाइट ट्रेवल करती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से लाइट ट्रेवल करती है। ये वैक्यूम में स्पीड है, ये सब जगह नहीं होती, लिख लेना इस बात को। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट कितना लिखा हुआ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करके लिखा हुआ है, इसको सी से डिनोट करते हैं, सी से, ठीक है। लेकिन ये लिख लेना कि ये वैक्यूम में है, मैं खुद लिख देता हूं यार, है ना, एक बार और देख लो, ये पॉइंट और देख लो, फिर मैं खुद लिख देता हूं, ठीक है ना। व्हेन इन अ वैक्यूम such as outer space where no matter is present, light travels straight forward, this is called rectilinear motion of light। ये तीसरा पॉइंट जो है ये लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी है। लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है अगर मीडियम सेम है तो। मीडियम सेम का मतलब अगर वैक्यूम ही वैक्यूम चलता जा रहा है, वैक्यूम ही वैक्यूम चलता जा रहा है तो लाइट सीधी चलेगी, है ना। लेकिन वैक्यूम से मान लो एयर में घुस गई तो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, और एयर ही एयर चलती जाए तो लाइट फिर सीधी चलेगी। लेकिन अगर पानी में घुस जाए तो फिर बेंड कर जाएगी, और पानी 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 चलता जाए तो लाइट सीधी चलेगी। लेकिन पानी से मान लो किसी कांच में घुस गई, ग्लास में घुस गई तो फिर मुड़ जाएगी। यानी जब जब मीडियम चेंज होता है लाइट मुड़ती है, लेकिन जब तक मीडियम सेम रहेगा लाइट करेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन, जिसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया, 3 पॉइंट समझ में आए, बहुत आसान पॉइंट हैं, कुछ भी नहीं है समझने को। पहला था कि पार्टिकल होते हैं, ज्यादा पार्टिकल मतलब ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा चमक, ज्यादा ब्राइटनेस, ठीक है। नंबर 2, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, वैक्यूम में चलने वाली स्पीड है ये, ठीक। नंबर 3, लाइट जब तक एक ही मीडियम में है सीधी 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 चलती रहती है। बहुत बढ़िया, क्या टेंशन है, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथे पर आते हैं, सेवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ लाइट रे। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स क्या है, ये रे क्या है, ये रे क्या होती है भाई साहब, जब बहुत सारे फोटोन एक लाइन में आते हैं ना उसे रे बोलते हैं, बस यही होता है रे। 8th क्लास में थे, लाइट पड़ा था ना, तो देखा था ना वो कॉनकेव मिरर पर लाइट गिरती है इकट्ठी हो जाती है सर, कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट गिरती है इकट्ठी हो जाती है। वो जो लाइट गिरती है उसको क्या बोलते थे, लाइट रे बोलते थे, है ना। स्केल पेंसिल से ड्रॉ करते थे उसको, लाइट रे कहते थे उसको, हां कि ना, 8th क्लास में पढ़े थे लाइट रे। वो रे क्या है, व्हाट वाज दैट रे, वो जो रे है भैया वो बहुत सारे फोटोन एक लाइन में चलते हैं उसे रे कहते हैं, समझ गए। अच्छा सवाल है मेरा आपसे, अगर बहुत सारी रे इकट्ठी चलेंगी तो क्या कहेंगे, अगर बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे चले एक लाइन में तो उसको रे बनाएंगे, वो रे बनेगी। अगर बहुत सारी रेज एक साथ चले तो क्या बोलेंगे, अगर बहुत बढ़िया समृद्धि सचदेवा, क्या बात है बेटा, पिंकी बहुत बढ़िया, गगन बहुत बढ़िया, रितेश बहुत बढ़िया। सेवरल लाइट रेस कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट, उसे कहते हैं बीम। जब बहुत सारी बंच लाइट रेस का चलेगा, है ना, जैसे टॉर्च खोलते हैं, टॉर्च खोलते ही क्या होता है, बीम निकलती है, तो एक रे है कि मल्टीपल रेज है, अरे भैया बहुत सारी रेज है, अनगिनत रेज है, हमें क्या पता कितनी रेज है, हमें आंखों से थोड़ी अलग अलग दिखती हैं, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट रेज हैं, करोड़ों अरबों रेज हैं, वो सब मिला के क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। भीम नहीं बेटा, छोटा भीम नहीं, छोटे भीम को याद मत करो तुम, BEAM बीम, है ना, टॉर्च की बीम, सही है, सही है। देख लो आपके सामने ये ऐसे फोटोन चल रहा है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, ये सिर्फ इमेजिनरी पिक्चर है बेटा, असलियत में ऐसा नहीं होता क्योंकि आंखों से दिखती नहीं है, आंखों से दिखती नहीं है। लेकिन देखो, ये देखो वेव जैसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ये फोटोन दिखा रखा है आपको, ठीक है ना। ये भी एक बस पिक्चर टाइप है, पिक्चराइजेशन है, ये एक्चुअली में नहीं दिखता, ऐसा कोई फोटोन चलता हुआ, रे चलती हुई सच में नहीं दिखती, है ना। तो ये सब बातें आपकी कॉपी पर बेटा होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है जी, ये सब बातें आपकी कॉपी पर होनी चाहिए, राइट। हां, तो यहां पर बस एक वैक्यूम ऐड कर लेना, ठीक है ना, ओनली इन वैक्यूम, ठीक है। और आपको बताऊं एयर में भी इतनी होती है लगभग
तो वैक्यूम के लिए भी यही स्पीड है और एयर के लिए भी यही स्पीड है, तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है ना। वैक्यूम और एयर में दोनों में यही स्पीड है, एयर में वैसे थोड़ी सी कम होती है लेकिन चल जाता है, ठीक है ना। तो स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ याद रखनी है, ये याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। कॉपी में नोट रहेगी तो याद भी रहेगा, बार बार देखते रहोगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ कानूनों की बातें कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसी को हम लोग लास्ट टॉपिक रखते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है ना, काफी है, इतना ही बहुत है ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, इतना काफी है, ठीक है। इन लॉज को पढ़ते हैं चारों को, ठीक है। लाइट जब चलती है ना तो वो इन 4 लॉज को भी फॉलो करती है। इसमें लॉ नंबर 1 जो है वो है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है इसका? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मैंने अभी अभी बताया था, देखो ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये नया वर्ड नहीं है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा चलना। और प्रोपगेशन का मतलब होता है बस आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, ठीक है ना, मतलब इसको क्या बोलूंगा, ट्रेवल बोलूंगा, ठीक है ना। तो लाइट क्या करती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्रेवल करती है, सीधी सीधी चलती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट की प्रॉपर्टी है ना। मान लो ये फोटोन है, इसके आगे एक और फोटोन है, इसके आगे एक और फोटोन है, 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 ये सब के सब सीधी लाइन में चलेंगे तो क्या कहलाएंगे, रे कहलाएंगे, समझ गए ना। और ये चलते सीधी लाइन में ही है, ये चलते सीधी लाइन में ही है, और ये अपने आप में क्या है, अपने आप में ये सब फोटॉन्स हैं, अपने आप में ये सब फोटॉन्स है, एनर्जी के पैकेट्स बोलते हैं इनको। बाद में रिसर्च करी गई तो फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स कहलाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है ये, ठीक है ना, फोटॉन्स को क्वांटम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ भाई, ये कौन सी स्वतंत्रता की बात हो रही है, 15 अगस्त 1947 वाली क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है भाई, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि भाई मान लो ये कोई रे है, ठीक है, ये क्या है, कोई लाइट की रे है, ठीक है। अब ये चल के जा रही है ना, और इसके बगल से एक और लाइट की रे चल के जा रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि इसके बगल से कौन चल के जा रहा है। बोले तो लाइट आपस में इंटरफेयर इस तरीके से नहीं करती जब वो सीधी सीधी जा रही होती है, तो समझ गए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब मैं अगर सीधा चल के जा रहा हूं, है ना, मुझे किसी ने बुलाया, मैंने इग्नोर मार दिया, मैं चलता चला गया, समझ गए बात को। अरे मैं चलता चला जा रहा था, किसी ने आवाज मारी, मैंने नहीं सुनी, मैंने बोला इग्नोर, चल हट, है ना। तो ये होती है लाइट, ये करती है लाइट, समझ गए। तो लाइट जब चलेगी इंडिपेंडेंटली चलेगी, उसको अगल बगल वाली लाइट से कोई मतलब नहीं होता, अगल बगल वाली लाइट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। जितने मर्जी बना दूं चाहे मैं, जितने मर्जी बना दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगल बगल वालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। मैं लिख भी दूंगा इसको, अभी थोड़ा सा लिख भी दूंगा आपके लिए, ठीक है। तीसरे पर आते हैं, तीसरा है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए इसको समझते हैं, ये थोड़ा सा हटा देता हूं मैं यहां से, है ना, इतने सारों की जरूरत नहीं थी, वैसे एक दो से ही भी आपको समझ में आ जाएगी बात। हाँ, तीसरा है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या होता है, आओ समझो। देखो, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि भाई देखो, ये लाइट की रे आई, हमने यहां पे एक मिरर लगा दिया, ठीक है सर, इस मिरर से टकरा करके लाइट की रे वापस चली गई, बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने एक मिरर और लगा दिया, तो लाइट की रे इससे टकरा करके यहां चली गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और फिर हमने पता क्या किया, हमने इसके सामने ना, ध्यान से देखना, हमने इसके सामने एक ऐसा मिरर लगाया, जो इससे 90 डिग्री पर गिरा जाकर के 90 डिग्री पर जाकर के मिरर पर स्ट्राइक करी। कौन? फाइनल वाली रे, जो लास्ट वाली रे थी, वो फाइनली किस पर स्ट्राइक करी जाकर के? मिरर पर, वो भी 90 डिग्री पर स्ट्राइक करी। तो अब क्या होगा, अब कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? जब 90 डिग्री पर आई है तो रिफ्लेक्शन कैसे होगी भाई? ये ऐसे टकराई है ना, एकदम उल्टी हो जाएगी यहां से, ऐसे। क्या समझे बात को? एकदम उल्टी हो गई, फिर यहां टकराई, फिर यहां से गई, फिर यहां टकराई, फिर यहां से गई, फिर यहां टकराई, यानी अपने पाथ को क्या कर गया? रीट्रेस कर गया। ये लाइट की रे अपने आप के पाथ को ही क्या कर गया भाई? रीट्रेस कर गया। इसे बोलते हैं रिट्रैक्शन,
या फिर रीट्रेसिंग या फिर रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल, जो मर्जी कह लो इसको आप, ठीक है जी। तो जब ये मिरर आप ऐसे रख दोगे कि वो 90 डिग्री पर स्ट्राइक करे, और इस 90 डिग्री पर स्ट्राइक करने को पता क्या बोलते हैं, नोट कर लेना जरा, कॉपी में नोट कर लेना। 90 डिग्री पर स्ट्राइक करने को बोलते हैं क्या, 90 डिग्री पर स्ट्राइक करने को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, इसको नोट कर लो, टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, तो जब भी लाइट कभी नॉर्मल इंसिडेंट करेगी, यानी 90 डिग्री पर टकराएगी किससे, मिरर से, वो अपने रास्ते को वापस रिट्रेस करेगी। क्लियर बात, बहुत आसान। नंबर 4 लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। हां भाई, तो ये तो आंख की बात है, ये तो आंख के अंदर की बात है, इसका लाइट के साथ कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन हां, इस पर सवाल पहले पूछा जाता था बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस पर सवाल पहले पूछा जाता था, या फिर प्री बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता था। तो इसीलिए बताना पड़ता है, ये इसलिए बताना पड़ता है ना। वैसे इसका लाइट के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको समझाता हूं परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। देखो, पहले आपको टेक्निकल बात बता देता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है ना। परसिस्टेंस का मतलब होता है टिके रहना, डटे रहना। परसिस्ट करते रहना मतलब होता है डटे रहना। विजन का डटे रहना मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है बेटा कि हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं ना, वो हमारी आंख पर टिका रहता है 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक हमारी आंख पर वो टिका रहता है, हमारी आंख पर वो छपा रहता है, ठीक है ना। अब ये हमारी आंख की कमी कह लो या आंख की अच्छी बात कह लो, है ना। सोचो हम कुछ देखें और वो 1 घंटे तक छपा रहे तो भाई, तुमने मुझे देखा और फिर तुमने उसके बाद आंखें ऐसे बंद कर ली और मैं ही छपा दिख रहा हूं अभी भी, तुम ही मेरी आंखों में बसे, वो भी दिन रात, वो भी 1 घंटे तक, तो कैसा लगेगा तुमको? समझ रहे हो बात को? तुमने मुझे देखा और मैं तुम्हारी आंखों पर 1 घंटे तक छपा हुआ हूं ऐसे कि पढ़ ले, अबे पढ़ ले, क्या कर रहा है, पढ़ ले, ऐसे करके छपा हुआ, तुमको कैसा लगेगा? तुम कहोगे भाई आंखें धुलवाओ, जल्दी से कुछ करो, आंखों से जा नहीं रहा ये राक्षस जैसा आदमी, है ना। ऐसे ही होगा ना तुम्हारे साथ। तो असल में क्या होता है, जो तुम मुझे देख रहे हो ना, तो मैं 1 घंटे तक तो नहीं, लेकिन 16वें हिस्से तक, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक तुम्हारी आंख पर छपा हुआ हूं अब कैसे हटाओगे? 1/16 सेकंड तक मैं तुम्हारी आंख पर छपा हुआ हूं। कोई भी चीज आप देखोगे ना, वो 1/16 सेकंड तक हमारी आंख पर छपती है, फिर कोई नई चीज हमको दिखती है, फिर वो छपती है, फिर कोई और नई चीज दिखती है, वो छपती है, तो 1/16 सेकंड तक वो टिकी रहती है। परसिस्ट करने का मतलब होता है टिके रहना। समझ गए बात को? अच्छा, इसका मैं अब तुमको एग्जांपल देता हूं, है ना, और ये तुमने घर पे करके देखना है। करोगे? लाइव एग्जांपल है बिल्कुल, है ना। यहां पर मैं लैब सेटअप नहीं कर पाऊंगा भाई फिजिक्स की, आपके घर पर जरूर सेटअप कर दूंगा, लेकिन आपके घर पर जरूर सेटअप करवा दूंगा, है ना। अब एक काम करो, अभी करो या बाद में करो, जब मर्जी करना। सर पे पंखा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? घूम रहा है ना, सर पे पंखा घूम रहा होगा। या जब भी कभी घूमे उसको थोड़ा स्लो कर देना, 4 पे मत घुमाना, 3 पे कर लेना, 2 पे कर लेना, 1 पे ही मत करना, 1 पे तो बहुत ढीला हो जाएगा। 2 या 3 पे करके पंखे को ना, और ऐसे देखना है आपने, देखो ऐसे आंखें तेज तेज झपकते हुए देखना है आपने। आप पता है क्या देखोगे? आपको उसके ब्लेड दिखेंगे तीनों। अगर 4 ब्लेड है तो 4 दिखेंगे। अगर पंखे के 3 ब्लेड है ना, तो आपको वो रुके दिखेंगे, टक 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 ऐसे टिका हुआ दिखेगा आपको। वो करके देखा है? ये करके देखा किसी ने? करके पक्का देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना देखा हो, पक्का देखा होगा। ये मैं कोई नई चीज तो बता नहीं रहा, बच्चा बच्चा कर लेता है चीज तो। करा कि नहीं करा? हाँ, एफपीएस, यस यस, एफपीएस का ही खेल है सारा ये, यस। करके देखा है क्या? हाँ, अभी करके देखो, थोड़ा सा स्लो कर लेना। 4 पर देखोगे तो बड़ी तेज तेज झपकनी पड़ेगी, आंखें दर्द हो जाएंगी, है ना। तो 3 नंबर पे पंखा चला लो या 2 नंबर पे चला लो, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे 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 झपकते हुए देखना है अपने आंखों को, ऐसे झपकनी है अपने आंखें, तेज 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 झपकनी है। तो आपको क्या दिखेंगी? आपको पंखे का ब्लेड रुका 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 ऐसे टक 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 ऐसे चलता हुआ दिखेगा आपको। दिख रहा है? ये क्यों हो रहा है पता है? ये क्यों हो रहा है पता है? इसकी वजह से हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है। वो पंखे की इमेज आपकी आंख पर छपी, आपने आंख बंद कर ली, तो वो जो
छपा हुआ था ना, वो ऐसा का ऐसा आपको दिखा थोड़ी देर के लिए, फिर आपने फिर से खोली आंखें, फिर नई पिक्चर आई, फिर नई पिक्चर आई, वो भी 1/16 सेकंड तक दिखी, आपने आंखें बंद कर ली तो आपको वो भी पिक्चर साफ दिखी। क्या समझ पा रहे हो? फिर आपने फिर आंखें खोली, एक नई पिक्चर कैप्चर करी, आपने फिर आंखें बंद कर ली। ये सब बड़ी जल्दी जल्दी कर रहे हो आप, ये सब आप बहुत तेज तेज कर रहे हो। मैं इसको समझा धीरे धीरे रहा हूं क्योंकि बोल मैं नहीं पाऊंगा 2x पर, मैं कैसे 3x पर और 10x पर बोलूं बेटा, है ना। तो आपने जैसे ही कुछ देखा ना, आंखें बंद करी, वो छपा हुआ था, वो छपा हुआ आपको दिखा, फिर आपने आंख खोल ली, नई फोटो दिखी तो वो ब्लेड आगे घूमे दिखे, फिर ब्लेड आगे घूमे दिखे, फिर ब्लेड। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? एसी है तो नहीं हो पाएगा बेटा, पंखे में हो जाएगा, एसी में नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर है बात? तो मैं कुछ कुछ इसके बारे में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कॉपी में कुछ नोट कर लो। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब तो यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल करना, वो ऑलरेडी आप देख चुके हो, है ना। इंडिपेंडेंस में लिख देता हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है ना। व्हेन अ रे ट्रेवल्स in a line, it travels unaffected by other rays। दूसरी रेज का कोई असर नहीं होता, दूसरी रेज से क्या होती है? अनअफेक्टेड होती है, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी लिख देता हूं यहां पर, है ना। ये उसी का एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बताया करके, ऐसे लाइट आई, ऐसे गई, ऐसे गई, है ना। व्हेन लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट, है ना, नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ मिरर, है ना, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है ना। अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। इसी को कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। और परसिस्टेंस भी थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है जी, परसिस्टेंस भी थोड़ा सा लिख देते हैं। इमेज फॉर्म्ड ऑन आईज रेटिना, रेटिना होती है ना, पता है बात, है ना, जहां पर हमारी आंख पर इमेज छपती है, आंख पर, उसको रेटिना कहते हैं ना। तो आई की रेटिना, इमेज फॉर्म्ड ऑन आईज रेटिना, ठीक है ना, ठीक है, परसिस्ट्स यानी टिकी रहती है, परसिस्ट्स फॉर अबाउट 1/16 सेकेंड, है ना, 1/16 सेकेंड तक वो टिकी रहती है रेटिना पर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है यार, है ना। हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज वगैरह सब कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क आपके लिए फिलहाल कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि बेटा जो थोड़ा बहुत मैंने लिखवाया है आपको नोट्स, ये आपने पूरे करने हैं, नोट्स पूरे करने हैं, ठीक है। और आज नहीं करने, हमेशा करने हैं। इसको मैं होमवर्क नहीं कहता, इसको मैं कहता हूं भाई तू परमानेंट होमवर्क बन जा, ठीक है जी। ये होमवर्क नहीं है, ये परमानेंट होमवर्क है। जो भी क्लास में करवाया जाए नोट्स पूरे करने हैं, और जहां पर जो चीज जरूरी बताई जाए वो चीज वहां पर जरूरी करनी है, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, अपनी क्लास को, है ना। अच्छा लगा ले दोबारा से, बच्चे कह रहे हैं भाई दोबारा से लगा लीजिए काला चश्मा, लो भाई, दो भाई, लगा लिया दोबारा, ठीक है। तो कैसी लगी भाई, एक बार क्लास जल्दी से बता दीजिए, फटाफट जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कैसी लगी आज की क्लास। ये बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं भाई, क्या बात है यार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान चैनल पर आने के लिए, और बहुत सारे बच्चों ने उड़ान बैच ज्वाइन भी किया है। होपफुली ऐसे ही रियलिस्टिकली चीजों को समझते हुए, है ना, और फन के साथ, इंटरेस्ट के साथ चीजों को पढ़ते हुए हम लोग इस फिजिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप आप सभी को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर को, एंजॉय किया होगा, किया ना। हाँ बेटा जन्मदिन कल है ना, तो कल 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 विशेष कल, है ना। आज मैंने आपकी एडवांस विशेष ले ली, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो बाकी आप सभी की ये बेस्ट विशेष बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, है ना, और हमारे चलते रहने के लिए, इसी जोश के साथ पढ़ते और पढ़ाते रहने के लिए ये बहुत जरूरी होती है। तो आप सभी की बेस्ट विशेष हैं कि हम लोग यहां पर हैं, और थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, जुड़े और फन किया साथ में। इसी तरीके से पूरी जर्नी साल भर की ऐसे ही निकल जाएगी,
फन करते करते, मजे करते करते और पढ़ाई करते करते, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली बार इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, इसी बैच के अंदर जिसका नाम है उड़ान 2025। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।